अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए लेटेस्ट और आखिरी वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोग के मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के निचोड़ का अंतिम यानी कि लास्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, ये पार्ट 3 है, आखिरी वीडियो है। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं बल्कि 5-6 बार देखिएगा। क्योंकि सुनिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों। क्योंकि हाल ही में 12th क्लास के उर्दू का एग्जाम हुआ है और उर्दू के एग्जाम से पहले मैं जितना भी 12th क्लास का उर्दू का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव कराई थी, उसमें से लगभग क्वेश्चन 12th क्लास के उर्दू के एग्जाम में देखने को मिला है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से भी कह रही हूँ कि आप लोग के 10th क्लास के उर्दू के एग्जाम से पहले मैं जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव कराई हूँ उन सभी पर आप लोग का कमांड होना चाहिए। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है मैं #1 से लेकर #7 7 वीडियो में पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो उस पर आप लोग का कमांड होना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और उसके बाद से सब्जेक्टिव में आप लोग को जो करा रही हूँ ये तो पार्ट 3 है, लेकिन पार्ट 1 से लेकर इस पार्ट 3 तक की वीडियो, ये लास्ट वीडियो तक को आप लोग को पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कमांड कर लेना है, ताकि आप लोगों का भी 10th क्लास के उर्दू का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताते जाऊंगी और आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनते चलना है, समझते चलना है और याद करते चलना है। तो चलिए बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हुए हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि 66 से लेकर 1 से 1 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, और 1 से 1 क्वेश्चन में ही आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा 1 से 1 क्वेश्चन है आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो चकबस्त का इंतकाल, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चकबस्त का इंतकाल यानी कि उनकी मौत कब यानी कि किस डेट को और कहाँ यानी कि किस जगह पर। तो चकबस्त का इंतकाल यानी कि उनकी मौत हुई थी 1926 ईस्वी को रायबरेली में। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए कि चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की। तो चकबस्त जो है ना वो BA की डिग्री लेने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 है कि जगन्नाथ आज़ाद की मुख्तसर हालात 5 जुमले में लिखिए। यहाँ पर आप लोग को जगन्नाथ आज़ाद की मुख्तसर हालात, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना है। तो आप लोग लिख दीजिएगा अपने मन से लफ्ज़ों को सजाकर लंबा चौड़ा कि जगन्नाथ आज़ाद जो है उनकी पैदाइश 1918 ईस्वी को ईसा खेल नाम की जगह पर हुई है, और इनके वालिद का नाम था तलुक चंद महरूम, और वालिद भी मतलब तलुक चंद महरूम भी जो है ना एक मशहूर शायरों में से एक थे, और इसीलिए जगन्नाथ आज़ाद को जो शायरी है वो विरासत में मिली थी। और बचपन से ही जगन्नाथ आज़ाद वो शेर व शायरी में दिलचस्पी रखा करते थे। और आज़ादी हिंद के बाद यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने के बाद जगन्नाथ दिल्ली आ गए, और दिल्ली में ही जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये हो गया आप लोग का जवाब। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 69 है कि इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। तो ये उर्दू ग्रामर का टॉपिक है और मैं आप लोग को उर्दू ग्रामर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और वहाँ पर ये भी बताई हूँ कि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ मैं। इसमें ज़मीर जो इस्म के बदले में जो नाम यूज़ किया जाता है उसी को बोला जाता है इसमें ज़मीर। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि आलिया आई, आलिया खाना खाई, आलिया सबक याद की और आलिया फिर खेलने चली गई। ठीक है, तो ये बार बार आलिया का नाम यूज़ करना ऑड लग रहा है, तो आलिया के नाम की जगह मैं अगर इस तरह बोलूं कि आलिया आई, वह खाना खाई और खाना खाने के बाद वह खेलने चली गई, तो आलिया के नाम की जगह मैं वह यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये नाम की जगह जो लफ्ज़ यूज़ किया गया वह, उसी को बोला जाता है इसमें ज़मीर। तो वह, तुम, मैं, ये जितना भी है ये क्या है, इसमें ज़मीर है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़िए, परवेज़ शादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि परवेज़ शादी की पैदाइश कब यानी कि किस डेट को और कहाँ यानी कि किस जगह पर हुई। तो परवेज़ शादी की पैदाइश हुई थी 1910 ईस्वी को पटना में। ठीक है, आगे बढ़िए, परवेज़ शादी के किसी 2 शेरी मजमुए के नाम लिखिए। यहाँ पर आप लोग को परवेज़ शादी के किसी 2 शेरी मजमुए यानी कि शेर व शायरी के किताब का नाम लिखना है। तो पहला का नाम है तसलीस हयात और दूसरा का नाम है रक्स हयात। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आंसर। आगे बढ़िए, ज़ेर निसाब नज़्म हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। यहाँ पर आप लोग के बुक में जो नज़्म दिया गया है, पोएम, कविता, जिसका नाम है हम नौजवान हैं, इस हम नौजवान हैं नाम के कविता का मरकज़ी ख्याल पेश करना है कि आप लोग को इसको समझकर, इस नज़्म को पढ़कर क्या ख्याल आया, इसका थीम बता देना है आप लोग को। अब ज़रूरी नहीं है कि सवाल यही पूछेगा कि ज़ेर निसाब नज़्म हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। आप लोग के बुक में टोटल 6 नज़्म है। ठीक है, जैसे कि इंडिया गेट है, बिजली का खंबा है, खड़ा डिनर है,
ठीक है। और ये हम नौजवान है, नज़्म बहुत आसान थी पहले। जितने भी 6 का 6 नज़्म है उनमें से कोई ना कोई एक नज़्म का मतलब मरकज़ी ख्याल आप लोगों का ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो ज़रूर नहीं है कि यहाँ पर हम नौजवान ही रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज़ेर निसाब नज़्म इंडिया गेट का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि ज़ेर निसाब नज़्म खड़ा डिनर का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को 6, अगर आप 6 वो जितना भी आप लोग के बुक में नज़्म दिया गया है उन 6 के 6 नज़्म पर अगर आप लोग का कमांड हो जाता है, आप लोग समझ जाते हैं कि उन 6 नज़्म में क्या क्या बताया गया है, ठीक है, तो आप लोग आराम से इसका मरकज़ी ख्याल पेश कर देंगे, आराम से लिख कर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। मतलब जितना भी नज़्म है मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उन सभी नज़्म को आप लोगों को ध्यान से देख लेना है और ये मतलब समझ लेना है कि उस नज़्म में क्या क्या बताया गया है। नज़्म बहुत आसान थी पहले, उस नज़्म में क्या बताया गया है, हम नौजवान है नाम के नज़्म में क्या बताया गया है, इंडिया गेट नाम के नज़्म में क्या बताया गया है, ये सारा चीज़ आप लोग जान जाएंगे ना तो आप लोग आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो टोटल में जितना भी आप लोग के बुक में 6 नज़्म दिया है उसको मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। इसमें से तो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले? तो निदा फाजली को खुसरू अवार्ड, गालिब अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये हो गया 3 अवार्ड मिले थे। आगे बढ़िए। निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर आप लोग को निदा फाजली के 3 शेर व शायरी के किताब का नाम बता देना है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछता है तो आप पहले में लिख दीजिएगा, पहला किताब का नाम लिख दीजिएगा आँख और ख्वाब, दूसरा में लिख दीजिएगा शहर मेरे साथ चल और तीसरा में लिख दीजिएगा जिंदगी की तरफ। तो ये 3 शेरी मजमूए हो गए निदा फाजली की। आगे बढ़िए। नज़्म बिजली का खंबा का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए। देखिए पूछ दिया है ना यहाँ पर, नज़्म बिजली का खंबा का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए। अब यहाँ पर ज़रूर नहीं है कि नज़्म बिजली का खंबा ही पूछेगा, आप लोग के बुक में 6 नज़्म में से कोई भी एक नज़्म पूछ सकता है। नज़्म इंडिया गेट का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए, नज़्म खड़ा डिनर का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए, ठीक है। तो कोई भी पूछ सकता है आप लोग का खुलासा। तो उन 6 जितना भी आप लोग के बुक में नज़्म दिया गया है उन 6 के 6 नज़्म को आप लोग को कमांड कर लेना है। उसमें आप लोग को देख लेना है कि मतलब कि कौन से नज़्म में क्या क्या बताया गया है, और इस तरह आप आसानी से खुलासा बयान कर देंगे और आप लोगों को अपने हाथ में 5 नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। आगे बढ़िए। इस्म मारफा और इस्म नकरा की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इस्म मारफा और इस्म नकरा किसे कहते हैं, और ये भी उर्दू ग्रामर का टॉपिक है और इसको भी मैं आप लोग को उर्दू ग्रामर में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखिए, इस्म मारफा किसी भी खास व्यक्ति, किसी भी खास चीज़ या फिर किसी भी खास जगह के नाम को कहते हैं, और इस्म नकरा किसी भी आम व्यक्ति, आम जगह या फिर किसी भी आम चीज़ के नाम को कहते हैं जिससे किसी जाति का पता चले। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। अगर मैं बोल दी कि मतलब वो जो लड़की है वो एक यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करती है, तो आप लोग को क्या मालूम चल रहा है कि कोई है यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल में बहुत सारा सभी यूट्यूब चैनल आ जाएगा, पूरी जाति का मालूम चलेगा, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब चैनल है वो हो जाएगा आप लोगों का इस्म नकरा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वो जो लड़की है वो ज्ञापन अकेडमी नाम के यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करती है, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक खास नाम बता दी कि वो जो लड़की है वो ज्ञापन अकेडमी नाम के यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करती है। तो ये जो ज्ञापन अकेडमी नाम आ गया यूट्यूब चैनल, ये है आप लोग का खास नाम। तो इसको क्या बोल देंगे आप लोग का इस्म मारफा बोल देंगे। तो किसी भी खास जगह, किसी भी खास चीज़ के नाम को इस्म मारफा और किसी भी आम नाम को हम लोग बोलते हैं इस्म नकरा, जिससे उसे जाति का पता चले। जैसे कि मार्कर, तो मार्कर में सभी मार्कर आ जाएंगे, तो ये हो गया आप लोग का इस्म नकरा। और अगर मैं बात करूं कि कैमलिन का मार्कर, तो कैमलिन मतलब एक खास नाम बता रही हूँ, तो कैमलिन क्या हो गया आप लोगों का इस्म मारफा। बात खत्म। चलिए आगे बढ़िए। शख्सी मर्सिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप लोग समझिए मर्सिया किसे कहते हैं। मर्सिया जो होता है ना, वो किसी के मौत पर गम का इजहार करते हुए लिख देना ही, नज़्म के अंदाज में एक कविता लिख देना, कविता के अंदाज में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मर्सिया। लेकिन शख्सी मर्सिया उसे कहते हैं जब किसी शख्स के मौत पर, किसी इंसान, किसी व्यक्ति के मौत पर दर्द और गम का इजहार करते हुए आप नज़्म लिख देते हैं, कविता को लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग शख्सी मर्सिया। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। आगे बढ़िए। गालिब के बचपन पर 5 जुमले लिखिए। ये मोस्ट VVI सब्जेक्टिव सवाल है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है।
भले ही क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा, लेकिन गालिब के बारे में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और वो भी नहीं तो 3 नहीं तो 5 नंबर में। देखिए, गालिब के बचपन पर 5 जुमले या तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इस तरह से घुमा कर पूछेगा कि गालिब की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि गालिब की हालात ज़िंदगी मुख्तसर बयान कीजिए, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि गालिब की हालात ज़िंदगी पर 5 सतरे लिखिए। तो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेगा, लेकिन सभी का आंसर एक ही होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमाया गया है। तो क्वेश्चन एक ही पूछता है हर साल घुमा घुमा कर, लेकिन एक गालिब के बारे में ज़रूर पूछता है, मैं हर साल देखी हूँ। तो आप लोग आंसर लिखेंगे कि गालिब का पूरा नाम है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, और जिनकी पैदाइश 1797 ईस्वी को उनके नानिहाल आगरा में हुई है। गालिब के वालिद यानी कि उनके पिताजी का नाम है अब्दुल्लाह बेग, और उनके चचा का नाम है नसरुल्लाह बेग। जब गालिब बच्चे थे, 5 साल के थे, तो उनके वालिद यानी कि उनके पिताजी का इंतकाल हो गया, और गालिब की देखभाल और गालिब की पालन पोषण जो है उनके चचा नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में हुई। चचा नसरुल्लाह बेग जो है वो गालिब की पालन पोषण करके उनको बड़ा किए, और कुछ दिनों के बाद जो है चचा नसरुल्लाह बेग का भी इंतकाल हो गया, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, और उस वक्त गालिब जो है अपने पैर पर खड़ा हो ही चुके थे। चलिए आगे बढ़िए। मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों का मिसाल किससे दिया है? तो मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों का मिसाल हिरन की आंखों से दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये जो सौदागर की लड़की है उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि उसके मतलब हिरन की आंखें भी फीकी पड़ जाए। ठीक है, तो ये है आप लोग का आंसर। सिर्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। अब देखिए, क्वेश्चन जरूर नहीं है कि इसी तरह पूछेगा, इसको घुमा कर पूछ सकता है। कैसे कि मसनवी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ मसनवी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है, लेकिन आप लोग को यही बताना है कि मसनवी किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, मसनवी जो है वो हिस्सा शायरी की ही एक सिन्फ है, और मसनवी ये जो लफ्ज़ है वो अरबी लफ्ज़ सनी से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका मानी होता है दो दो किया हुआ। यानी कि मसनवी में आप लोगों को जो इशार देखने को मिलेंगे, शेर दिखने को मिलेंगे, वो दो दो किया हुआ रहेंगे। ठीक है, और उसका जो काफ़िया और रदीफ़ होता है वो मतलब एक दूसरे के समान नहीं होता है, अलग अलग होते हैं काफ़िया और रदीफ़। ठीक है, और उसके अलावा मतलब ये देखा गया कि नज़्म में, गज़ल में आप इश्क और मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, तो मसनवी को बनाया गया। मसनवी में जो है ना, सबसे ज़्यादातर जो है शायर जो होते हैं वो मसनवी में अपने इश्क और मोहब्बत की कहानियों को बयान करते हैं, दास्तान को, लंबी लंबी दास्तान को मसनवी में बयान किया जाता है। ठीक है, तो इसकी एक अलग ही कैटेगरी है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, लफ्ज़ों को सजा कर लिख देंगे। आगे बढ़िए। बकावली अपनी महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है? तो बकावली जो है अपने महबूब की तलाश में आकाश पताल सब कुछ छान मारती है, दर दर भटक कर अपने महबूब को ढूंढती है, लेकिन उसका महबूब कहीं नहीं मिलता है। और ये जो बकावली रहती है ये एक परी रहती है, याद रखिएगा, परी रहती है, और ये अपने महबूब तलाश में दर बदर भटक कर ढूंढती रहती है, लेकिन इसको कहीं नहीं मिलता है इनका महबूब। आगे बढ़िए। ज़ैनुल मुल्क की मुमलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ? ये जो बकावली नाम की परी रहती है, इसको कोई बताता है कि जाओ तुम्हारा जो महबूब है वो ज़ैनुल मुल्क की मुमलकत में, ज़ैनुल मुल्क के शहर में मिलेगा तुमको। ठीक है, तो वहाँ पर जाती है बकावली। अब जब ज़ैनुल मुल्क की मुमलकत में पहुँचती है तो वहाँ पर तो मतलब वो पहली बार देखती है तो उसको मतलब ऑड फील होता है बकावली को, लेकिन फिर भी मतलब कुछ देर के बाद उस मुमलकत का नज़ारा देखते देखते मतलब उस मुमलकत का नज़ारा उसको भा जाता है, और उसे एक तरह से खुशी महसूस होने लगती है ज़ैनुल मुल्क की मुमलकत में। बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो बकावली के किरदार पर आप लोग को 5 सेंटेंस में लिख देना है। मैं आप लोग को बता ही दी कि बकावली जो रहती है परी रहती है, और वो अपने महबूब की तलाश में दर बदर भटकती रहती है, आकाश पताल सब कुछ छान मारती है, लेकिन उसका महबूब कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, और इसको कोई बताता है कि जाओ तुम्हारा जो महबूब है वो ज़ैनुल मुल्क के मुमलकत में मिलेगा। तो वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का वो नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुतासर होती है, और अपना भेष बदल लेती है और घूमती है ज़ैनुल मुल्क की उस मुमलकत में, यानी कि उस शहर में। तो जब बादशाह आते हैं तो बादशाह से मुलाकात होती है, मतलब वो एक लड़के के भेष में रहती है ना बकावली, तो लड़के के भेष में वो बादशाह से मुलाकात करती है और बादशाह से बातें करती है, और इतना अच्छे तरीके से बातें करती है कि बादशाह उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, मुतासर होते हैं, और उसको दरबार में ले जाकर मतलब एक तरह से मंत्री बना देते हैं। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, बस 5 सेंटेंस में लिखना है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84 है कि मसफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मसफ़ी की पैदाइश हुई थी 1748 ईस्वी को यूपी के अमरोहिया में।
आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, मुबारक अजीम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? मुबारक अजीम आबादी जो है वो 1869 ईस्वी को समस्तीपुर के ताजपुर में पैदा हुए थे। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। अहमद फिराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? अहमद फिराज जो है वो बुनियादी तौर पर एक रूमानी मिजाज के शायर है, और इसका यही कारण था कि उनका जो फैमिली था, वो परिवार था, वो एक मतलब शेर व शायरी किया करता था, और इसीलिए अहमद फिराज जो है वो बचपन से ही शेर व शायरी किया करते थे। जब वो पढ़ाई भी किया करते ना, अपने स्टूडेंट लाइफ में ही वो शेर व शायरी करना शुरू कर दिए, और इसीलिए अहमद फिराज जो है बुनियादी तौर पर एक रूमानी मिजाज के शायर है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आंसर। आगे बढ़िए, अहमद फिराज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अहमद फिराज की पैदाइश हुई थी 1933 ईस्वी को पेशावर नाम की जगह पर। ठीक, ये हो गया आप लोगों का आंसर। आगे बढ़िए, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? तो गज़ल जो है अरबी के कसीदे के तस्वीब से माखूज़ है, और ये क्वेश्चन जो है ना 12th क्लास के एग्जाम में हाल ही में पूछा था। अभी मुझको याद आ गया तो आप लोग को बता दी, यही क्वेश्चन पूछा था 12th क्लास के उर्दू के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़िए, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? अब यहाँ पर आप लोग को इनकी मौत बताना है कि कब, यानी किस डेट को, और कहाँ यानी कि किस जगह पर हुई। तो हसन नईम का इंतकाल हुआ था 1991 ईस्वी को मुंबई में। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। हसन नईम की गज़ल गोई की खसूसियत बयान कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हसन नईम जो है वो किस तरह अपनी गज़ल को लिखा करते हैं, उनकी गज़ल गोई की खसूसियत बयान करना है, फीचर्स बताना है, क्या विशेषता है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से लंबा चौड़ा लिख दीजिएगा। इनकी तारीफ़ ही करना है, बुराई नहीं करना है। आप लोग इनकी तारीफ़ ही लिखिएगा, खसूसियत विशेषता बताना है गज़ल गोई की। तो लंबा चौड़ा लफ्ज़ों को सजाकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, परवीन शाकिर की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश बताइए। यहाँ पर आप लोग को बताना है परवीन शाकिर की जाए पैदाइश यानी कि वो किस जगह पर पैदा हुई, और तारीख़ पैदाइश यानी कि किस तारीख़ को पैदा हुई। तो परवीन शाकिर जो है वो 24 नवंबर 1952 ईस्वी को पाकिस्तान के कराची में पैदा हुई थी। ठीक है, इतना लंबा अगर आप लोग को नहीं याद हो पा रहा है तो आप लोग इतना भी बोल सकते हैं कि 1952 ईस्वी को पाकिस्तान के कराची में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। ये हो गया आप लोगों का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, परवीन शाकिर की शायरी पर 5 जुमले लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को बताना है परवीन शाकिर जो है वो किस तरह की शेर व शायरी लिखा करती है, उनकी शायरी पर 5 सेंटेंस में लिख देना है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, थोड़ा हिंट दे रही हूँ कैसे लिखिएगा। परवीन शाकिर हिंदू पाक यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर शुअरा में से एक है। ठीक है, परवीन शाकिर की जो शायरी की जो मर्तबा है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। परवीन शाकिर जो है वो एक मतलब नरम दिल खातून है। ठीक है, लोगों की जज्बातों को ये समझती है, उनके दर्द एहसासात को समझती है, एक हमदर्द इंसान है, ये हमदर्द दिल की है। ठीक है, और इनकी शेर व शायरी में अक्सर औरतों की जो है ना जज्बात उभर कर सामने आते हैं। ये जितनी भी शायरी लिखती है वो औरतों के जज्बात को लेकर, एहसासात को लेकर वो क्या करती हैं, लिखती है, और इनके शेर व शायरी में ज़्यादातर औरतों के जज्बात उभर कर सामने आते हैं और दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी को लंबा चौड़ा आप लोग सजा कर लफ्ज़ों को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था 2004 ईस्वी को लखनऊ में। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। इरफान सिद्दीकी ने कालिदास का ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का तर्जुमा किस नाम से किया? तो इरफान सिद्दीकी जो है वो कालिदास का जो ड्रामा है मालविका अग्निमित्रम, उसका तर्जुमा मालिका और अग्निमित्र के नाम से किया था। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आंसर। आगे बढ़िए, बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी की कौन सी 2 मजमूए शाये हुए हैं? तो बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी ने 2 किताबें लिखी हैं। पहला का नाम है सच्चाइयाँ और दूसरा का नाम है नाच रे गुड़िया। ये जो 2 किताब है ये ज़फ़र गोरखपुरी जो है वो बच्चों के लिए लिखे थे। ठीक है, आगे बढ़िए, ज़फ़र गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? तो ज़फ़र गोरखपुरी जो है वो अमेरिका, सऊदी अरब और उसके बाद से यूए जैसे मुल्कों का दौरा किए थे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़फ़र गोरखपुरी के दोहों की खूबियों को वाज़ह कीजिए। यहाँ पर आप लोग को ज़फ़र गोरखपुरी जो एक दोहा लिखते हैं उनकी वो किस तरह की दोहा लिखते हैं ये आप लोग उनकी खूबियों को वाज़ह करना है, विशेषताएं बतानी है कि क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि ज़फ़र गोरखपुरी के दोहे में दिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को लंबा चौड़ा इनकी खूबियों को वाज़ह कर दीजिएगा, इनकी तारीफ़ कर दीजिएगा, तो आप लोग लफ्ज़ों को सजा कर लिख सकते हैं। इसको बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़िए, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों तामीर की? तो मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ थे वो ताजमहल इसीलिए बनवाए थे क्योंकि वो जो है उनकी बेगम थी मुमताज़, और मुमताज़ जो है ना उनका आखिरी वक्त चल रहा था, जब उनका इंतकाल होने वाला था तो मुमताज़ बोली थी शाहजहाँ से
कि देखिए आप मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के ऊपर एक ऐसा मतलब महल की मतलब वाक़ई कीजिए ताकि मतलब हमारे और आपकी मोहब्बत को दुनिया याद रखे, और ये आखिरी जब ये दुनिया ख़त्म, इस दुनिया के ख़त्म होने तक, जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो महल जो है वो स्थापित रहना चाहिए, उसी तरह वाक़ई रहना चाहिए। तो और इसे यही कहकर उनकी जो बेगम रहती है शाहजहाँ की मुमताज़, वो क्या हो जाती है, इंतकाल कर जाती है, और उसके बाद से जो शाहजहाँ हैं मतलब अपनी बेगम के लिए वो मुमताज़ महल, जिसको ताजमहल बोलिए या फिर मुमताज़ महल बोलिए, बात एक ही। आप लोग देखते ही होंगे कितना खूबसूरत है, और एक तरह से शाहजहाँ और मुमताज़ की मोहब्बत का एक निशानी अभी तक बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आंसर। सलाम मछली शहरी की शायरी और हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। यहाँ पर सलाम मछली शहरी की शेर व शायरी, वो किस तरह की शेर व शायरी किया करते हैं, उनकी शायरी की क्या खूबियाँ हैं, ये आप लोग को बताना है, और उनकी हालात ज़िंदगी पर 5 सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि 5 नंबर में पूछे, तो मैं क्वेश्चन आप लोग का 1 बाई 1 चैप्टर करके कराई भी हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह लफ्ज़ों को सजाया जाता है और किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, मैं ऑल 1 बाई 1 कर चैप्टर का क्वेश्चन कराई हूँ, तो आप लोग को वो देखना तो ज़रूरी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। स्याह रंग का काला संदूक तरादोई को कहाँ मिली? तो स्याह रंग का जो वो काला संदूक रहता है वो तरादोई को कब्रिस्तान में मिली थी। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। अफसाना भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया और क्यों? यहाँ आप लोगों को बताना है कि अफसाना जो भाभी जान है, ये भाभी जान नाम की कहानी में, अफसाने में जो किरदार है, किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, मुतासर किया। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए। भाभी जान नाम का अफसाना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो इस भाभी जान नाम के अफसाने में कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगा, मुतासर किया और क्यों, आप लोग को बता देना है अपने हिसाब से। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल 1 से 1 क्वेश्चन मस्ट भी सब्जेक्टिव का कंप्लीट। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब अंत में आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि जिस दिन आप लोगों का उर्दू का एग्ज़ाम है उससे पहले कभी भी आप लोग VVA सब्जेक्टिव और VVA ऑब्जेक्टिव, जितना भी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट कराई हूँ वो सारा का सारा एक एक कर देख लेना है, ताकि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो आप लोग के माइंड में ताज़ा हो जाए, और जब आप लोग अगले दिन जाए एग्ज़ाम देने के लिए तो आप लोग धड़ाधड़ सभी क्वेश्चन का आंसर सही लिख कर और सही टिक लगा कर आए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।